यस गाइस, वेलकम बैक टू वेबलिन वाइब्स। आज हम आपके सामने आए हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चर का इकोनॉमिक्स के जितने भी पिछले 5 एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है और 218 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको मिलेगा जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं कॉन्सेप्चुअल, उसके आसपास और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम्स एंड ट्रिक्स। देन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्टैटिस्टिक्स का जो है वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए फ्री में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इससे पहले स्टैटिस्टिक्स वाले भी सारे क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है ब्राउजर पे, आपको जाना है वेबलिन वाइब सर्च करना है। वेबलिन वाइब सर्च करने के बाद जो है मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 10-5 मिनट का ना, कि कैसे यूज करना है। सिंपली आपको जाना है कोर्सेज में, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो कोर्सेज में जाएंगे तो आपको ये दो, मैंने जैसे ये वाला जो कोर्स है यहाँ पे आप फ्री में जो है आप एनरोल कीजिए और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले यहाँ पे मिल जाएंगे 13 मार्च वाले में। ठीक है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब इसमें रहेगा, एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है वीडियो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके, इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन रहेगा मैक्रो एंड मिक्स, ये हम एक सेपरेट वीडियो में लेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लगभग 300 कुछ स्लाइड हैं, तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, मैराथन की तरह ही रहेगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। स्टार्टिंग में थोड़ा स्टार्टिंग स्लो रहेगा बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं है, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस वगैरह का है, बट हमने सारे सेग्रीगेट करके किए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 11th-12th लेवल का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो व्हाट, हाउ एंड होम, तो जो नहीं है समस्या वो थर्ड है कि कहाँ उत्पादन करेंगे, ये कोई समस्या नहीं है। तो इसका सही आंसर ये रहेगा। अभी ये चूंकि एक्सप्लेन करने जैसा कुछ खास है नहीं इसमें, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा के चलेंगे फैक्चुअल क्वेश्चंस में। करेक्ट आंसर रहेगा 3। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स। पीपीसी का अपवर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है? उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर विवर्तन क्या दर्शाता है? क्या इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें से क्या दर्शाता है? इसका आंसर तो सिंपल सा रहेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ में ही आता है रिसोर्सेज का ग्रोथ हो या टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो, सब। तो करेक्ट आंसर 4 ही रहेगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, आपको स्लाइड में भी देख सकते हैं कि जो है पीपीसी होता क्या है। एक्स और वाई एक्सिस पे दो गुड्स और सर्विसेज को भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बट ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि जैसे ये कॉम्बिनेशन बोलता है कि आप एक्स गुड का वो भी अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप वाई का 0 करें, या फिर वाई का कर सकते हैं इसका 0 करें, या बीच का कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज, कि हमारे पास लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, बाकी इन सब को रखते हुए स्थिर जो है हम ये कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते हैं। तो इसको अगर बाहर लेके जाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, नए रिसोर्सेज मिल गए तो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ तो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स इज on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of man who is the writer of this statement। स्टेटमेंट या डेफिनेशन का जो है राइटर कौन है वो आपको बताना है। तो डेफिनेशंस को हम लोग कवर करने के लिए जैसे 20-30 जो फेमस डेफिनेशंस हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी है अपने अपने टाइम में, तो उनका हमने एक ये सिंपल ट्रिक बनाना है कि जैसे इसमें इन्होंने मैन की बात की है तो मैन की एक किसी और ने भी बात की है तो उसको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर तो मार्शल है, तो मैन मार्शल करके आप याद कर सकते हैं, बट आप बशर्ते कि आप सारी डेफिनेशंस और सारे इकोनॉमिक्स को एक साथ रख के उनको कोरिलेट कर लेना कि किस में क्या वर्ड आता है। इतना ही फंड है फैक्चुअल चीजों का, तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा मार्शल।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ये स्कूल लेक्चर 2013 के एग्जाम में आया था। इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डू वी फाइंड कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म, जैसे यूएस एक बड़ा एग्जांपल है कैपिटलिज्म का ना, तो वहां पे उपभोक्ता की सार्वभौमिकता इसलिए कह सकते हैं कि वहां का जो मार्केट है वो डिमांड सप्लाई और कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स के जो है इंटरेक्शन पे ही चलता है। अगर कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं हाई एंड लग्जरी गुड्स की, तो वहां पे लग्जरी गुड्स बनेंगे, तो वहां पे ज्यादा गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिटलिज्म। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ओके, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू आधारभूत आर्थिक समस्या निम्न से संबद्ध होती है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो दिख रहा है वो क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो, कंज्यूमर चॉइस ये कोई समस्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट ये भी कोई खास बड़ी समस्या नहीं है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉवर्टी ऑफ द मासेस ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर हम लोग एज ए इकोनॉमिस्ट बात करते हैं या इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जो है हमारे सब्जेक्ट का जन्म इसीलिए हुआ है। इसलिए किस लिए हुआ है? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं या फिर बहुत ज्यादा हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इसका करेक्ट आंसर 3 रहेगा। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कोई डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, स्कूल लेक्चर 2013 में आया था। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम आर सोल्व थ्रू। बोल रहे हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो कैसे सोल्व करते हैं? एक स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? प्राइस सिस्टम, कमांड सिस्टम, नेशनल इनकम सिस्टम और फिस्कल सिस्टम। तो ये कैपिटलिज्म वाला ही फंडा है। फ्री मार्केट बोले तो मार्केट पे ही छोड़ दो, क्या डिमांड है क्या सप्लाई है उस हिसाब से ही जो है मार्केट वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइस सिस्टम, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे। ये बेसिक्स और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 62, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज। एक वस्तु की अवसर लागत क्या है? देखिए जी, अवसर लागत है आपने जो चीज लिया है या कर रहे हैं, तो जो भी आपने बेस्ट त्यागा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्यागा गया विकल्प। एक्चुअली त्यागा गया विकल्प जो है ना, लेफ्ट आउट अल्टरनेटिव्स में भी जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो एक्चुअल में होता है, तो वो इन्होंने ऑप्शन में वैसा लिखा नहीं, बट आपको वही समझना है। मनी पेड नहीं होता, मैन पावर नहीं होता, फाइनेंशियल इनपुट्स नहीं होता, जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट। जैसे मैं किसी नए जॉब में, अगर आप कॉलेज लेक्चर बनते हैं या आप स्कूल लेक्चर बनते हैं, तो जो काम आपने छोड़ा है, आप ट्यूशन पढ़ा सकते थे, आप कुछ और बिजनेस कर सकते थे, तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल जो है आपने है जो छोड़ा है विकल्प, वो आपका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी कि यार मैं उस चीज को जो है ले सकता था, क्योंकि मैंने ये ले लिया तो मैं वो नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा लेफ्ट आउट। वो भी कौन सा? बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अल्टरनेटिव जो था उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 63, स्कूल लेक्चर 2013, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइडेड रिसोर्सेज आर। तो हमने जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पीपीसी जो है पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट बताता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है कि आप ये गुड्स का इतना या दूसरी गुड्स का इतना, या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन का आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। तो उत्पादन संभावना वक्र संसाधनों के उपयोग द्वारा संभावित उत्पादन का उच्चतम स्तर है यदि संसाधन क्या? फुल्ली एम्प्लॉयड, पुट इन देयर बेस्ट यूज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो पीपीसी जो कर्व होता है खुद पीपीसी,
अगर आप इसके किसी पॉइंट में हैं तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, अगर आप इससे कम अगर रिसोर्सेज को जो यूज कर रहे हैं तो आप उतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे, उससे कम कर पाएंगे, जो कि पीपीसी के अंदर वाला एरिया शो करता है। इसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो जो है अपना हम वो इसलिए उत्पाद नहीं कर सकते इतना, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ उपयोग में रखा गया हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें जो है जरूरी है। बेस्ट यूज करना है, इफिशिएंटली यूज करना है और जो है फुल एम्प्लॉयमेंट रखना है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा 3 नंबर। ये भी और ये दोनों बातें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, स्कूल लेक्चर 2015। कैपिटलिज्म इज ए सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निम्न लक्षण निहित होते हैं। तो टोटल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रोल, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इनहेरिटेंस, ऑल द अबव, सरकार की भूमिका का अभाव, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर सारा ही रहेगा। एक्चुअली कंप्लीट एब्सेंस तो नहीं होता, बट यह है कि मार्केट जहां काम करता है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता कि मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस, वो सब चीजें नहीं होती है। हाँ, डिफेंस का, ट्रेड का या वैसे जो है वो चीजें जो है स्टेबलाइजेशन वगैरह के लिए वो गवर्नमेंट काम करती है अपना, बट एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं है। बट इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4, ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। एडम स्मिथ की जो किताब है राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, पब्लिश्ड इन द ईयर, कौन सी साल में ये पब्लिश हुई थी? ये जो है क्वेश्चन हमारे सामने है स्कूल लेक्चर 2015 का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बहुत ही फेमस बुक है। पिताजी हैं इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1776 में। आप इसको कैसे भी कनेक्ट कर लें या तो याद कर लें, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया जाता है, बहुत ही फेमस चीज़ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने लिखी थी, एक तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इकोनॉमिक्स का जो जहाँ डिस्कशन हुआ किया है, वो एक पहली बुक थी जो कि बहुत ही फेमस बुक है। ये देखो इनका स्लाइड पे भी पिक्चर लगाया हुआ है। ये टाइटल पेज हमने लिया है कहीं इंटरनेट, आई थिंक विकिपीडिया से। तो ये जो बुक है एंड एक्चुअली ये फेमस है वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से, ये बुक वेल्थ ऑफ नेशंस करके, बट एक्चुअल में जो है इसका पूरा नाम ये है, बुक का जो टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है स्कूल लेक्चर 2015 का। अगेन, इफ रिसोर्स एंडोमेंट एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड and output of X increases, what would be the shape of PPC curve? यदि साधनों की मात्रा और प्रौद्योगिकी अपरिवर्तनीय रहे, बिल्कुल जो इन्होंने अजम्पशन दी हुई है ना पीपीसी को ड्रॉ करने की, वो है, तब X के उत्पादन में वृद्धि होने पर उत्पादन संभावना वक्र का स्वरूप कैसा होगा? यार वैसे तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा इस क्वेश्चन में, कुछ खास लग नहीं रहा इस क्वेश्चन में, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। वो मीम जो फेमस है ना, कहना क्या चाहते हैं, वो बोल रहा है कि पीपीसी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी गिवन है तो एक पीपीसी बन गया, तो बोल रहे हैं एक्स का आउटपुट बढ़ाने के लिए एक्चुअली वाई का घटाना ही पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज गिवन है, तो एक का बढ़ाने के लिए दूसरा घटाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या क्या करता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है आई थिंक ना, तो इसलिए फिर ये कॉनकेव ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, इट विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये बेसिक फंडा है, मतलब बेसिक पीपीसी का शेप क्या होता है वही पूछ रहे हैं। ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स की शेप ये होती है, जैसे आइसोक्वांट या फिर इंडिफरेंस कर्व। तो इनमें इसकी वजह क्या होती है, कॉन्वेक्स होने की वजह होती है, इस कॉन्वेक्स की वजह होती है, जैसे इसमें होता है MRS XY और इसमें क्या होता है MRTS LK और इसमें क्या होता है MRT। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये डिमिनिशिंग या घटती हुई होती हैं और ये बढ़ती हुई होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसलिए ये कॉन्केव बनता है और ये दोनों जो है कॉन्वेक्स बनते हैं। तो ये इंक्रीजिंग वाला है
इनका, और ये डिक्रीजिंग वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 44, स्कूल लेक्चर 2015। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, आर्थिक समस्या का संबंध है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ वांट्स, स्केर्सिटी ऑफ इनकम। इनकम को तो इसको तो काट ही दो एक बार, ठीक है। वांट्स, वांट्स तो अनलिमिटेड है यार, स्केयर कहाँ है, वांट्स नन ऑफ तो छोड़ दो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है, सही उत्तर ये हो जाएगा क्या, संसाधनों की दुर्लभता। एक्चुअली इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है ना, ये उसका हाफ ही पार्ट है। दूसरा पार्ट ये हो जाएगा कि मतलब संसाधनों की दुर्लभता और अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। तो वो इन्होंने दिया नहीं, बट यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर था वो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, स्कूल लेक्चर 2015। व्हाट इज रिलेटेड टू, जो हमारी जो समस्याएं हैं इकोनॉमिक्स वाली कि भाई क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए, है ना, किसके लिए किया जाए, उसमें उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज का मीनिंग क्या है तो ये क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि एक्चुअली ये पूछ रहा है कि जो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव जो अप्रोच है वो क्या होती है। देखिए दो चीजें हैं, सॉरी ये प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, ये वो वैसा वाला है, क्या है और क्या होना चाहिए एक्चुअली, है ना। तो क्या है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, और क्या होना चाहिए वो हो जाएगा नॉर्मेटिव। तो आदर्शात्मक तो मतलब ऐसा कैसा होना चाहिए, और एक्चुअल में जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं, जो है वो क्या है, जो है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ये जो 2 नंबर हो जाएगा जी। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वास्तव में है क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्कूल लेक्चर 2018 वाला ये एग्जाम है जो कि 20 में हुआ था। हु हैज डिफाइंड इकोनॉमी, ये वापस से डेफिनेशन का क्वेश्चन है। हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends, and in this case means which has alternative uses। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो डेफिनेशंस का अगेन हमने जो है फैक्चुअल चीज़ें हैं आपको कोरिलेट करना है बाकी चीज़ों से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है रॉबिन्स। ये इतनी फेमस नहीं है डेफिनेशन, बट आपको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ही तो बाकी भी आ सकती है। तो 15-20 डेफिनेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सब आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 130, स्कूल लेक्चर 2018। ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसको मिक्स्ड मार्केट, प्लान्ड और ओपन इकोनॉमी। तो यूएस इकोनॉमी का ही बड़ा एग्जांपल आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम पे, और वो मार्केट इकोनॉमी, बिल्कुल मार्केट ही डिसाइड करता है, या कंज्यूमर सोवरेन होता है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं करती है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना ये हिंदी वाला थोड़ा कट रहा है ना, ठीक है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोले तो आप ना एग्जाम में सबसे पहले ये ध्यान दो कि इनकरेक्ट पे जो है हमें देखना है, तो इनमें से एक ही होगा इनकरेक्ट, आई थिंक बाकी 3 सही होंगे। तो पढ़ के देख लेते हैं एक बार। पीपीसी पॉजिटिव स्लोप्ड होता है, पीपीसी होता तो ये है, अब ये पॉजिटिव होता है कि नहीं देख लो आपके सामने, ये तो नेगेटिव स्लोप लग रहा है मुझे तो, ठीक है। डिमांड कर भी नेगेटिव स्लोप होता है, पीपीसी नेगेटिवली स्लोप, तो ये तो सही लग रहा है सेकंड वाला तो हमें, ठीक है। और इकोनॉमी ऑपरेट्स विद इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर अंडर द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो वो अगेन वही बात आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहा है ऑप्शन 3। एन इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज उतने नहीं है। तो जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उस पे जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है वो
कॉम्बिनेशंस हमारे जो पीपीसी पे ही होते हैं, तो उसके बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गलत क्या था इसमें, पहला स्टेटमेंट ही गलत था कि पीपीसी जो है पॉजिटिव स्लोप होता है, ये वाला जो है गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 132 है ना, स्कूल लेक्चर 2018। इन ए कमांड इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय द, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। मार्केट नहीं जी, ये तो मार्केट इकोनॉमी में या फिर है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। डिमांड एंड सप्लाई वही मार्केट का ही दूसरा एक तरह से स्वरूप हो गया। ये सेंट्रल प्लांट और प्राइस मैकेनिज्म, ये वापस से वही वाली बात होगी। तो जो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 है ना, ये तो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट वाले ऑप्शन हो गए। तो करेक्ट आंसर ये रहेगा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, केंद्रीय योजना प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133 अगेन स्कूल लेक्चर 2018। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये वापस से आ गया कि भाई क्या, कैसे और किसके लिए। तो उसमें बोल रहे हैं कि भाई किसके लिए का क्या मतलब है ना, इसका किससे रिलेशन है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की विधि से, ये तो आ जाएगा हाउ वाले में। ये भी लगभग उसी में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या आंसर आएगा इसका फॉर हुम। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा जी ये 3 नंबर। ये हो जाएगा कि गरीब लोगों के लिए बनाएं, मतलब नेसेसिटी की गुड्स उनके लिए बनाएं या फिर लग्जरी गुड बनाएं, वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल रहेगा तो जो है उनकी डिमांड एक तरह की रहेगी, अदरवाइज विषम रहेगी उनकी डिमांड, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उसको उससे रिलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग देन द पीपीसी वुड बी, अवसर लागत घटती हुई हो तो पीपीसी कैसा होगा। पीपीसी जैसा होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। शायद ने एक नेक्स्ट स्लाइड में डाला भी है, ये देखो। अगर कांस्टेंट है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तब तो अपना पीपीसी बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये एक्चुअल है ही, इसमें इंक्रीजिंग होती है जी, क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये ऐसा बनता है एक्चुअल में। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है ना, हाँ, तो फिर उसमें हो जाएगा पीपीसी का सेफ ही है। तो ये डिपेंड करता है। सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे आइसो क्वांट के लिए, बोल देंगे कि अगर एमआरएस इंक्रीजिंग है तो आइसो क्वांट का शेप कैसा होगा, है ना। तो वो सब आप देख लो, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 135। Which of the following would not result in an rightward shift of the PPC? ये पहला क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही था, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा। निम्न में से किसके कारण जो है उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ विवर्तित नहीं होगा बोल रहा है ये तो, वुड नोट, ठीक है, नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि चारों में से एक ही रीजन है जिसकी वजह से ये नहीं होगा, बाकी तीनों जो है उसको शिफ्ट कर देंगे। अभी देखो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारे पास कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जो है एक तरह से रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो ये ठीक बात है। इससे जो है पीपीसी हमारा आउटवर्ड जाएगा। एंड इंक्रीज, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो है आप पूरे रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप जो है पीपीसी अंदर आ जाएगा आपका एक तरह से। डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जहां भी बढ़ेगी ना वो पीपीसी को आउटवर्ड लेके जाएगी, राइटवर्ड लेके जाएगी। इंक्रीज इन इफिशियंसी, ये भी एक तरह से आप टेक्नोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो तो हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कि जो है एम्प्लॉयमेंट, तो ये ऑप्शन नहीं होता, फिर कुछ और ऑप्शन होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बेरोजगारी बढ़ेगी तो पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये
संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट करवाता है, स्कूल लेक्चर का एक एग्ज़ाम है, इकोनॉमिक्स का ही स्कूल लेक्चर होते हैं ये लोग भी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, द इकोनॉमी ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए, ये इन हो गया शायद, पूर्व सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था को हम सर्वोत्तम रूप से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव मार्केट मिक्स्ड और सेंट्रली प्लान्ड, आदिम बाजार मिश्रित और जो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। तो जो सोवियत, जो पुराना जो रशिया है जिसमें बाकी सारे देश भी शामिल थे जो जो टूट गए थे बाद में, उन्होंने हमारा भी एक्चुअली जो इंडियन इकोनॉमी है वो उससे काफ़ी प्रभावित है, हम लोग भी इसी पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जबकि यूएस फेमस है किसके लिए, मार्केट इकोनॉमी के लिए, ठीक है, कैपिटलिस्ट। चाइना जो है कम्युनिज्म की तरफ मतलब इंक्लाइंड है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 128, वही उसी एग्जाम का है। अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स इज ऑन वन साइड ए स्टडी ऑफ वेल्थ। ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक सेम क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर जो है मार्शल आ जाएगा। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 129 वापस से उसी एग्जाम का है। विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। ये सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा था अभी उन्होंने फॉर होम वाले में कि भाई फॉर होम का मीनिंग क्या है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला था। तो जो है क्या हो जाएगा, आय के समान वितरण से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन हमने अभी देखा था, इनकम इक्वालिटी की बात है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात आती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात आती है वो व्हाट हाउ नहीं, ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसको क्या ही डिस्कस करें, आपको पता ही है सब। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन अप, ये ठीक है, विकल्प के रूप में त्याग करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो बेस्ट ऑप्शन हमने छोड़ा है वो उसका क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप तीन चीजें छोड़ी हैं तो तीनों का टोटल नहीं होगा, जो उनमें से एक जो बेस्ट था उस वही जो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो है तीनों आप ऐड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये मैच करने वाला है। मैच करने वाला क्वेश्चन में जो है देख लो, फ्रीडम, एक सेकेंड, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कैपिटलिज्म इन द ऑक्सीजन टेंट, पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। तो अगर आप मिक्स मैच में जाएंगे तो आप इजीली कर देंगे आई थिंक ना। कैपिटलिस्ट जो है क्या हो जाएगा, कैपिटलिस्ट, ये देखो ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिस्ट, ये कहते हैं जी सबको इनकम जो है ना सेम होनी चाहिए, बांट दो। कम्युनिस्ट रहे ना अपने, कार्ल मार्क्स साहब भी रहे हैं कम्युनिस्ट। देन आ जाएगा कैपिटलिस्ट, ये मिक्स्ड में आ जाएगा, और पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, सोशल, हाँ सोशलिस्ट जो है वो बोलता है पब्लिक ओनरशिप की बात करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन है क्वेश्चन नंबर 42, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन इकोनॉमी इज सोल्व थ्रू व्हाट। एक अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का समाधान किसके माध्यम से होता है, आइसो कोस्ट से तो नहीं होता है जी, मार्जिनल कोस्ट कर्व से भी नहीं होता है जी, सीमांत लागत वक्र से भी नहीं होता है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र जो है, दिख रहा है क्या, औसत लागत वक्र, पीपीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी रहेगा। क्यों, क्योंकि चयन की समस्या जो है, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा पीपीसी देखना पड़ेगा। पीपीसी पे फिर जो है हम लोग मूव करके एडजस्ट करके देख सकते हैं कि क्या पॉसिबल है नेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन का सा लग रहा है।
इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. The definition is given by समाज दुर्लभ संसाधनों से कैसे मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं एवं उन वस्तुओं का विभिन्न लोगों के मध्य वितरण करते हैं, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये सैमुअल्सन एंड नोडस ने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये है जी। मैंने वैसे ऑफिशियल आंसर की चेक कर ली थी, बट कुछ ऑफिशियल आंसर्स में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि पहले के एग्जाम्स में इतने चैलेंज भी नहीं होते थे। तो वो विल सेपरेटली डिस्कस कि भाई इसमें ये दिया था, लेकिन मेरा मानना ये है, वो मैं आपको जो है बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, उसी एग्जाम का है, नहीं स्कूल लेक्चर आरपीएससी वाले का ही है, ये संस्कृत वाला नहीं है। द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, बहुत ही फेमस, बहुत ही बेसिक, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, विच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन का तो कोई मतलब ही नहीं है, विच, व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, होम, ये थर्ड वाला लग जाएगा, है ना। क्या, कैसे और किसके लिए, क्या, कैसे और किसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, an economic system in which all the means of productions are owned and controlled by the private individuals. देखो जी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में जो है ना सिस्टम, कौन दे देता है? थोड़ा बहुत तो मिक्स में भी रहता है, ये नहीं है क्या? बट हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम दी जाती है, और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है इसको थोड़ा प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास पूछा नहीं गया, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ठीक है, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जब भी बात है तो यूएस का आप दिमाग में रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो है काफ़ी सारी चीज़ें उससे कनेक्ट हो जाती हैं। वैन, अभी देखो टॉपिक देखिए, जो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ये थे डेफिनेशंस, प्रॉब्लम्स एंड इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम्स, वो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट जो है ये डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। हाँ ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ये है, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, MR इज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको इसका डायग्राम बना के देख लो। ये जो AR होता है, डिमांड वक्र, इसके बिल्कुल हाफ में जाएंगे स्ट्रेट लाइन में, तो ये MR होता है। तो ये पूछ रहा है कि MR जो है व्हेन द प्राइस ग्रेटर देन 1, MR इज व्हाट। अभी देखो इसके मिडिल के जस्ट करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 0 रहती है इलास्टिसिटी यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन में लोअर बटे अपर। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो लोअर पोर्शन छोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बड़ा पोर्शन, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। जब यहाँ पे कहीं भी आप जाएंगे तो ये जो लोअर पोर्शन है ये बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ का भाग देंगे तो 1 से बड़ा आएगा। तो 1 से अधिक अगर है तो MR जो है यहाँ पे इसके लेफ्ट में या इसके करस्पॉन्डिंग MR तो ये रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में शायद मैंने ऐड भी कर दिया रहेगा। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखिए ये डिमांड कर्व है या फिर एक सेकेंड, ये डिमांड कर्व है या फिर ये AR कर्व है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसका MR बनाएंगे तो बिल्कुल इसके हाफ मिडवे यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये जो है इस तरह से जाएगा MR, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप जाओगे तो सॉरी मैंने पिछली स्लाइड में उसको 0 बोल दिया, वहाँ पे 0 बोल दिया, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, इससे ऊपर 1 से ज़्यादा है 1 से कम, ठीक है। ओके, क्योंकि लोअर बटे अपर जब आप करोगे ना उसमें, मतलब इस मिड पॉइंट पे, तो लोअर अपर पोर्शन ये रहेगा, इसका लोअर पोर्शन ये रहेगा, दोनों इक्वल रहते हैं। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 नहीं आएगा, इसलिए उसको करेक्ट कर लीजिएगा।
तो अभी ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ के ऊपर कहीं भी जाओगे तो इलास्टिसिटी 1 से बड़ी मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ से लेके ना यहाँ तक की, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी पॉइंट पे आप जाके देखोगे तो एम आर यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। ये हो सकता है 10 हो, कुछ भी हो सकता है, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता कि जो है लोच 1 से कम है, तो 1 से कम अगर बोलेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आप एम आर देखोगे ना, तो उसके नीचे जाना पड़ेगा जो कि नेगेटिव रहेगा। तो वैसे में फिर आंसर क्या आता है, नेगेटिव। ओके, अगर ये पूछता कि इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर क्या होगा, 0, तब क्या आंसर आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वापस से लिख देते हैं यार। क्वेश्चन में अगर ये बोलता है कि इलास्टिसिटी 1 है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एम आर क्या होगा, हो जाएगा जी 0। अगर क्वेश्चन आता है कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे में जी एम आर हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इलास्टिसिटी 1 से कम है तो एम आर हो जाएगा जी क्या, 1 से कम ये होगी ना, हाँ, नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट। देखो गुड्स इंफीरियर है कि गिवन है, मतलब इंफीरियर है कि नहीं है, इससे डिसाइड होगा इनकम के से क्या रिलेशन। अगर इनकम बढ़ने पे वो बढ़ रही है तो वो सामान्य वस्तु है, और इनकम के बढ़ने पे वो घट रही है तो वो इंफीरियर है, और बहुत ज़्यादा इंफीरियर है तो उसको कहते देते हैं गिफिन, ठीक है। तो गिफिन और इंफीरियर दोनों में ही इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, बोले तो इनकम का और उनके डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। लेकिन गिफिन गुड्स में ये जो नेगेटिव इफेक्ट है इतना पावरफुल होता है कि जो है सब्स्टिट्यूशन को भी क्रॉस कर देता है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है गिफिन में। वो हम आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड ठीक है। यहाँ पे अगर गिफिन भी आता ना तो भी आंसर वही रह जाता, क्या ये ऋणात्मक या नेगेटिव, ठीक है। देखो जी, इसके बाद वाला ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन, यहां पे देखो उसके जो स्पर्श रेखा खींचेगी या टेंजेंट लेके जो स्ट्रेट लाइन आएगा उसका स्लोप भी नेगेटिव दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव वाले जो ये है कॉन्वेक्स टू एक्स है, ये कॉनकेव टू, वो डिपेंड करता है कि जो है आपका लग्जरी है या कि, लेकिन यहाँ पे जो है गिफिन के लिए क्या आंसर आएगा, ये नेगेटिव वाला आएगा, ठीक है। वो सामान्य वस्तुओं के लिए है, एंजिल कर्व, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू व्हाट, ये बेसिक फंडा है जी, इसमें कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे तो दिया भी नहीं मैंने शायद। इलास्टिसिटी बेसिक फंडा है, इलास्टिसिटी कुछ नहीं है जी, आपको ये देखना है कि परसेंटेज चेंज करके देख लो आप अपनी प्राइस को, और फिर देखो कि क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें कितना चेंज हुआ है। मान लो मैंने 5% जो है प्राइस कम कर दी, तो और आपने डिमांड बढ़ा दी 10% के कंपैरिजन 20%, तो लॉस हो जाएगी जी 2, ठीक है। तो बेसिक फंडा यही है। कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका, इसका फॉर्मूला जब खोलेंगे तो ये जो परसेंटेज चेंज होता है ना किसी चीज़ में, होता है चेंज बटे इनिशियल अमाउंट, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज बटे इनिशियल इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये 100 कट जाता है, ठीक है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है जी डेल क्यू बटे क्यू। जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप गुणा करके लगा सकते हो, उसको चेंज करना पड़ेगा, पी ऊपर चला जाएगा और जो है डेल ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही लोच का जो है फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर हमारा, अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू ए चेंज इन प्राइस बिल्कुल रहता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू ए चेंज इन इनकम, इसका आंसर क्या रहेगा जी,
रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू ए चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। इन्होंने क्या किया है ना, लोच को स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, इन्होंने क्या नहीं किया, लोच को स्पेसिफाई नहीं किया। मैं जो ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ वो है प्राइस इलास्टिसिटी का, समझ रहे हो। तो इलास्टिसिटी तीन चार तरह की हैं अपने इकोनॉमिक्स में। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी है, एक इनकम इलास्टिसिटी, एक क्रॉस इलास्टिसिटी है, याद है। मैं तो कहीं और ही ले गया था आपको, मुझे लगा फॉर्मूले पे बात चल रही है। तो देखो ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला प्राइस वाला, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है डिमांड टू ए चेंज इन द प्राइस होगा, हाँ इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। ये जो रिलेटेड गुड्स होती है ना उनके उसमें होता है ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या बोलते हैं पूरक और वो प्रतिस्थापक, ठीक है। तो ये इसका आंसर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। और फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस से जो है हमने परसेंटेज चेंज ऑफ क्यों देखना है, इसमें परसेंटेज चेंज ऑफ वाई से परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड देखना है, इसमें परसेंटेज चेंज ऑफ एक्स गुड एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वाई गुड, ठीक है। ये इनके फॉर्मूलाज रहेंगे। नेक्स्ट 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 है क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल लेक्चर 2015 का। इफ विद ए फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर ऑन द गुड इंक्रीजेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सच प्रोडक्ट विल बी। देखो कीमत कम होने से उसके ऊपर खर्चा बढ़ गया। अगर मान लो 5% कीमत कम होगी और आपने जो है इतना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, क्वांटिटी इस तरह से आपने बढ़ा दी कि आपका खर्चा उतना ही है कि जैसे मान लो आप महीने का राशन लेके आते थे 1000 रुपए का, कीमत कम होगी लेकिन आपने 1000 रुपये पूरे खर्च कर दिए, तो वो कहलाएगी इलास्टिसिटी 1। बट यहाँ पे बोल रहा है कि आपका खर्चा बढ़ गया है एक्चुअली, तो बढ़ गया है तो बोले तो ये ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा एक तरह से, समझ रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वेरी हाई। क्यों हो जाएगा, शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ तो दिखाया भी रहेगा आपको। इसका आंसर तो देख लो ये है वेरी हाई, ठीक है। क्यों है वेरी हाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो प्राइस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना यार डायग्राम पे। हाँ ये देखो, ये जो चीज है ना, ये क्या होता है जी, प्राइस जितनी कम हुई है ना ये और क्वांटिटी पहले जितनी हम लोग ले रहे थे वो, ये पैसा एक्स्ट्रा हमारे हाथ में बच गया। क्या हो गया, पैसा जो है ये पिंक ले लेते हैं, ये जो पैसा है ना ये हमारे पास बच गया, वो ये पैसा हमारे पास बच गया, ठीक है। तो अब जो है आप उसकी जो क्वांटिटी है ये चेंज कर रहे हो ना, तो या तो आप इसी में एडजस्ट कर रहे हो तो लॉस हो जाएगी 1, लेकिन आपने बढ़ा दी तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो हुआ था उससे ज्यादा जो है आपने क्वांटिटी पे कर दिया, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इसलिए आपका खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए आपका खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, बहुत इफ द फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस प्राइस लाइट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी क्या ही करूँ मैं। हाँ अगर कीमत कम होने से यहीं पे पूछ लेता कि जो है एक्सपेंडिचर घट गया तो क्या आंसर रहता, दैट विल डिस्कस इन अनदर क्वेश्चन, अगर जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो। मैं इसको कर लेता हूँ येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27,
ये पूछ रहा है जी, ensuring that the demand and supply are respectively quantities of demand and supply while t refers to present period, t minus 1 previous period और t plus 1 फ्यूचर के लिए। लेग फंक्शन डी एंड विल बी एज फॉलो। ये मान लीजिए कि डिमांड सप्लाई क्रम से मांग पूर्ति की मात्राएं हैं और वर्तमान अवधि टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी प्लस 1 बोले तो फ्यूचर, टी माइनस 1 बोले तो पास्ट। ठीक है, तो उनके फंक्शंस की ये बात कर रहे हैं। तो डी बराबर फंक्शन ऑफ, देखो जी एक चीज ध्यान रखना कि मांग जो है ना तुरंत डिसाइड होती है। हाँ जी भी क्या कीमत है, ठीक है जी दे दो, लेकिन सप्लाई जो है उसमें लैग होता है। जैसे एमएसपी होता है तो हम पहले ही, इस सरकार पहले ही बता देती है कि भाई हम लोग नेक्स्ट सीजन में सरसों को इस भाव पे लेंगे, तो लोग उसको ज़्यादा भुगतते हैं, तो सप्लाई में टाइम लगता है, इसलिए वो लैग होता है कि सप्लाई, जैसा अभी प्राइस इस सीजन में क्या प्राइस थी उस पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट सीजन में क्या सप्लाई होने वाली है। तो सप्लाई में हमेशा ध्यान रखना कि लैग होता है, जो डिमांड क्विक और तुरंत होती है, प्राइस डिसाइड करंट प्राइस देख के तुरंत डिमांड चेंज होती है। ठीक है, जबकि सप्लाई में टाइम लगता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज ऑलवेज। देखो जी इसमें दो चीजें हैं, कोई तो बच्चा बोल रहा था सीसीएन, सीसीएन क्या था जी, क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव, लेकिन ये पूछ रहा है यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या कर सकते, क्या होते हैं जी, जो एक की जगह दूसरे को हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे देसी टमाटर और विदेशी टमाटर। ठीक है, देसी सेव और विदेशी सेव। ठीक है, तो सेव होता है, बस क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है, बट वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलो हम तो जो है तो जैसे मान लो डोमेस्टिक जो एप्पल है उसकी मान लो प्राइस कम हो गई, ठीक है, तो उसकी खुद की जो क्वांटिटी डिमांडेड है डोमेस्टिक वाले की, एक सेकेंड, डोमेस्टिक वाले की अगर मान लो प्राइस बढ़ गई तो उसकी जो डिमांड है डोमेस्टिक वाले एप्पल की वो क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब चूंकि इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है विदेशी एप्पल, ठीक है, फॉरेन वाला, तो बोल रहे हैं यार ये महंगा हो गया तो उसको खरीद लेते हैं, तो उसको क्या हम कर देते हैं, फिर उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो अभी डोमेस्टिक प्राइस में, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ एप्पल और जो फॉरेन वाला जो एप्पल है उसकी क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखो ये भी इंक्रीज हुआ है तो ये भी इंक्रीज हुआ है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी होता क्या है, वो होता है जी प्राइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन एक्स, प्राइस ऑफ एक्स गुड, और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग देखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई। तो जब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं ना, तो जब एक वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो उसकी खुद की डिमांड तो कम होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूट होने की वजह से उसकी सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। तो उसमें और जो इसमें रिलेशन है, किसमें, पहली वस्तु में की कीमत में और उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में, वो दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। अगर नीचे आएगा तो वो भी नीचे होगा। अगर इसका प्राइस कम हो गया मान लो, तो इसकी खुद की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर हम रिलेटेड पेपर ना जाएं तो इसकी बढ़ जाएगी, तो दूसरे वाला चूंकि कंपैरेटिवली महंगा पड़ेगा इससे, क्योंकि इसकी कीमत कम हो गई है, तो ऐसे में उसकी कम हो जाएगी। तो जब इसकी कीमत कम हो रही है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, तो दोनों एक ही तरफ मूव हो रहे हैं, या तो वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, वो घट रहा है तो वो भी घट रहा है। इसलिए जो है इसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होता है जी। ये ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन ये रहेगा धनात्मक वाला। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप मतलब रिलेट भी कर सकते हैं एग्जाम में भी कि यार सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो जो है डिमांड क्या रहेगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए लीनियर डिमांड कर्व, हमने पहले आपको दिखा भी दिया था, फिर भी दिखा देते हैं आपको। 1 होता है, क्यों 1 होता है कि स्ट्रेट लाइन में ही ये फॉर्मूला काम करता है, कौन सा, लोअर पोर्शन बटे अपर पोर्शन।
ठीक है, ये देखो वापस से हमने उसको यूज किया है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये रहेगी। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं लेकिन आज नहीं करेंगे, ठीक है। आज क्या करेंगे, आज करेंगे जी एक इलास्टिसिटी का आपको अगर सूत्र याद हो, फॉर्मूला अगर याद हो, ए आर अपॉन ऐसा भी कुछ होता है क्या, हाँ तो अगर हम इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पर अगर हम आर पॉइंट की बात करें, उसके करस्पॉन्डिंग जो ए आर है, ये डिमांड कर ए आर ही होता है ना। ए आर जो है वो मान लो यहाँ पे 10 लिख देता हूं मैं एक बार, 10 है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग एम आर कितना रहेगा, इस आर के करस्पॉन्डिंग एम आर तो 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। तो इसको फॉर्मूले में रख के भी देख सकते हो आप। ए आर तो क्या है, 10 है, 10 माइनस 0 है तो वैसे ही 1 हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि दूसरा फॉर्मूला होता है लोअर पोर्शन जो है ना उसकी लेंथ और अपर पोर्शन की लेंथ का जो है भाग दे देंगे तो ये भी लॉस निकल जाएगी। तो मिड पॉइंट से अगर आप देखोगे ना तो ये जो डिस्टेंस है डी आर वाली जो है वो आर डी डैश के बराबर ही होगी। तो जब बोले तो डी आर अपॉन आर डी डैश, ये दोनों चूंकि सेम ही है इसलिए क्या आंसर हो जाएगा 1। तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है स्ट्रेट लाइन कर्व में ही काम करता है। अगर यहाँ पे डिमांड कर्व थोड़ा सा भी है ना इस तरह से है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्कूल लेक्चर 2015 का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इज ऑलवेज। एक आयताकार अतई परवलय वक्र के लिए मांग की कीमत लोच। एक तो आपको ये देखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व है ना उसकी क्या विशेषताएं होती हैं मैथमेटिकली, और उसका जो है कीमत लोच से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर करने से पहले ना हम लोग एक बार स्लाइड पे नजर डालते हैं कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है वो मैथमेटिकली ये विशेषताएं रखता है कि इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग जो है ये डिस्टेंस देखें तो ये जो एरिया बनेगा ना, या फिर ये खुद पिंक वाला जो एरिया है ये, या फिर कोई और हम लोग पॉइंट ले लें यहाँ से, येलो तो दिखेगा नहीं, इस पे ग्रीन ले लेते हैं। अगर यहाँ से कोई भी पॉइंट, ये ले लेता हूँ मैं पॉइंट, तो ये जो आएगा यहाँ से, ये जो एरिया है ये सारे एरियाज बराबर रहेंगे। बोले तो अगर मान लो हम इस एक्सिस पे P ले लेते हैं और इस पे Q ले लेते हैं, ठीक है, तो बोले तो P इंटू Q वो कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा उसका, ठीक है, मल्टीप्लाई। हाइपरबोला ये बोलता है वो P एंड Q आप A पॉइंट पे भी ले सकते हैं, B पॉइंट पे भी ले सकते हैं, C पॉइंट पे भी ले सकते हैं, ठीक है। और P इंटू Q क्या होता है जी, ये होता है आपका एक्सपेंडिचर या खर्चा, ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का मांग वक्र होता है, क्या होता है, मांग वक्र होता है, तो आप क्या करते हैं, प्राइस में जो भी चेंज आता है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे, आप अकॉर्डिंगली अपना जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आपका जो घर से पैसे लेके गए हैं मार्केट में वो पूरा का पूरा खर्च करके आ रहे हो आप। सस्ता हो गया तो बोले और एक्स्ट्रा दे दो, महंगा हो गया तो थोड़ा कम दे दो, बट वो 100 रुपए लेके जा रहे हैं तो 100 ही खर्च करके आ रहे हैं। तो वो दिखा रहा है कि क्वांटिटी मतलब P इंटू क्यू जो है कांस्टेंट है। बोले तो एक्सपेंडिचर 100 रुपए है तो 100 ही रहेगा। तो इसके हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो है वो 1 होती है। क्यों होती है, यहाँ पे लोअर बटे अपर वाला पोर्शन काम नहीं करेगा।
बट इसका जो फंक्शन होता है उसका हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, बट बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे, बट आप याद कर लो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वजह यही है सिंपल, जब पी अगर कोई फंक्शन भी इस डिमांड कर भी इस रूप में आता है ना, कि जैसे दे दिया कि डी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पी, इस फॉर्मेट में अगर मांग वो कर दे देगा और फिर पूछ लेगा कि इसका वो बताइए लोच, इसका भी हम लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं आउकलन करके, एक ही आएगा इलास्टिसिटी, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आई प्रोमिस कि सम अदर डे विल डेफिनेटली डू, ठीक है। तो ये इसको आप एक्सपेंडिचर मेथड से भी जो है को रिलेट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है कि अगर कीमत कम होने से एक्सपेंडिचर सेम है या बढ़ने से एक्सपेंडिचर सेम है तो आपका लॉस क्या रहेगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब देखते हैं इसका आंसर, यूनिटी। ध्यान रखना इस बस इतना ध्यान रख लो, तो ज्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी आपको। Next question, question number 58. If the quantity of a commodity demanded remains unchanged as its price changes, the coefficient of price elasticity of demand will be। यदि कीमत के परिवर्तन के बाद भी किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन न हो तो मांग की कीमत लोच का गुणांक क्या होगा। वैसे तो शायद मैंने ना नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दिया होगा, ये देखो जी, बोल रहा है कि if the quantity of a commodity demanded remains unchanged, quantity demanded unchanged, कह रहा है जी क्वांटिटी जो है वो फिक्स कर रखी है कि भाई मुझे तो 10 ही डिमांड करनी है, मान लो फॉर एग्जांपल। एज इट्स प्राइस चेंजेस द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। तो बोल रहा है कि ऐसे में प्राइस इलास्टिसिटी जो है बोले तो ईपी वो क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है अपने सामने, ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिकली अगर आप शो करना चाहेंगे तो जो है ये जो डिमांड कर्व है ये प्राइस के पैरेलल जाएगा, प्राइस वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये पॉइंट है या ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, पॉइंट ए बी सी ले लेते हैं एक बार। डिमांड कर्व का ए बी सी पॉइंट क्या बोलते हैं कि हमने जो है प्राइस यहां से यहां बढ़ा दी लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। तो अब जब आप फॉर्मूले में रखेंगे इसको कि भाई परसेंटेज सामने से, हाँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, अनचेंज्ड है ना यहाँ पे, तो ये मतलब ऊपर जीरो आ जाएगा और नीचे समथिंग आ जाएगा, कुछ भी मान लो। तो जीरो में किसी चीज का भाग देते हैं तो जीरो ही आता है, इसलिए इसकी जो लोच है वो जीरो ही रहेगी। तो आंसर तो एक बार टिक कर लो, इसमें कौन सा रहेगा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा, जीरो। क्यों रहेगा वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप लोग ना कि कई बार इस जैसे ये शायद कॉलेज लेक्चरर वाले एग्जाम में या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के स्क्रीनिंग टेस्ट में आया था, उन्होंने क्या किया था कि इसको सिंपली थोड़ा सा डायग्राम ऐसे दे दिया और इधर लिख दिया क्वांटिटी, इधर लिख दिया प्राइस और ये बोल दिया जी डिमांड वक्र है। तो बोला जी इलास्टिसिटी क्या होगी इसकी, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका और इसका आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज यहां पे आप देखोगे तो पॉइंट ए बी पे आप मूव करके देखोगे ना, ए से बी पे, तो प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन ये जो चेंज इन क्वांटिटी ये तो जीरो है। तो अगेन अगर इलास्टिसिटी पे हम जाएंगे तो जीरो बटे समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि डायग्राम का चाहे वो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर दें डिमांड कर्व को, बट आपको ये देखना है कि कौन से एक्सिस पे क्या दिया गया है, अकॉर्डिंगली जो है आप उसका आंसर करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचेस प्राइस एक्सिस। सरल रेखीय मांग वक्र कीमत अक्ष को स्पर्श ही कर दिया उसने, तो उस बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। हेलो, इसका हमने डायग्राम लिया तो है एक, देखो जी प्राइस इलास्टिसिटी पूछा ही है, ठीक है, कहां, जहां पर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व प्राइस एक्सिस को टच करता है, बोले तो ये, ठीक है।
ये जो है स्ट्रेट लाइन डिमांड करो है, डी बोल दो इसको, चाहे ए आर बोल दो, ठीक है। तो यहां पे जो है पूछा इन्होंने, क्योंकि प्राइस अक्स यही है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा फॉर्मूला है जी इसमें तो, लोअर अपॉन अपर, ये स्ट्रेट लाइन में यही फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर इसके लोअर में जाएंगे तो कंप्लीट ये डिमांड वक्र आ जाएगा, मान लो एक्स है इसका डिस्टेंस, लेकिन अपर पोर्शन क्या है इसमें, अपर तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी क्या किया मैंने, लोअर, सॉरी यहां पे जीरो ऊपर नहीं आएगा जी, इसमें क्या होगा, लोअर पोर्शन तो ये कंप्लीट है, बोलो एक्स, ठीक है, और अपर पोर्शन इसमें जीरो है, तो समथिंग अपॉन जीरो होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक, या फिर उसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा जी इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन 2020। इफ इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आल्सो इक्वल्स टू 1, देन द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी। यदि ये आप नहीं है जी हिंदी वाले में, मैं अच्छा पढ़ रहा हूं उधर से ही, आय कर लेना भाई, इसको आप मत करना, ठीक है, आय। यदि आय लोच ये है और प्रतिस्थापन की लोच भी ये है, तो कीमत लोच का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 0 इनफाइनाइट 1 2। देखो जी इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी, जो कि हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली अभी। तो इन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी को जो है इनकम इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी में सेग्रीगेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो kx है ये एक ही वस्तु का है। मान लो कोई वस्तु थी एक्स गुड, ठीक है, तो एक्स गुड का जो इनकम इलास्टिसिटी है ऑफ एक्स गुड, और सॉरी इनकम इलास्टिसिटी राइट, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स गुड एंड सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स गुड, अगर ये तीन चीजें हैं तो उनमें क्या रिलेशन रहेगा जी, ये रिलेशन रहेगा। के एक्स यहाँ पे क्या है, आपका जो इनकम का जो पोर्शन एक्स वस्तु पे आप खर्च कर रहे हैं वो पोर्शन, कि भाई आपका इनकम अगर मान लो 1 लाख रुपया, तो आप उस वस्तु पे 50,000 खर्च कर रहे हैं, तो आपका हाफ पोर्शन हो गया। उस हिसाब से वो आपका जो है के एक्स क्या है यहाँ पे, पोर्शन ऑफ इनकम जो कि खर्च किया जा रहा है, के एक्स सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ये रिलेशन है कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट तो वैसे ही सिर्फ आपको ना इसको वेटेज देना है, वेटेज में इनकम वाले के साथ के एक्स और बचा हुआ इसमें इधर आ जाएगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था उन्होंने क्या दिया हुआ है, मैं इसको एक बार हटा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो ये है ये 1 है, जो अपन बात कर रहे थे इनकम इलास्टिसिटी की, वो 1 है, और ये भी 1 है सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी, ठीक है, ये भी 1 है। तो इसको जब आप फॉर्मूला में रखोगे ना यहाँ फर्स्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा जी, EP इज इक्वल्स टू के एक्स इंटू 1 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस 1 माइनस के एक्स इंटू 1 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, और ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा प्लस में 1 माइनस के एक्स, के एक्स से के एक्स कट जाएगा, ठीक है,
तो क्या जो कीमत लोच है वो क्या आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार घूमता फिरता रहता है, ये वेस्ट बंगाल सेट में भी आया था, लेकिन वो सेंटेंस के फॉर्मेट में आया था। ठीक है, ये एक ये रिलेशन होता है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी का जो टोटल होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसको फिर वो पूछ लेते हैं कि ई आई इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई पी प्लस में ई सी। ठीक है, एंड एक आप इनकम अगर दो वस्तुओं पे खर्च कर रहे हैं, एक्स और वाई पे, तो बोल रहे हैं कि एक्स की इनकम इलास्टिसिटी और वाई की इनकम इलास्टिसिटी को जो है उनके वेटेज के हिसाब से आप टोटल करोगे तो 1 आएगा, मतलब पूरी इनकम आपकी खर्च हो जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ये तीनों आप ध्यान रख लेना सर, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इलास्टिसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन, मांग की कीमत लोच प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। थोड़ा सा नजर मार लेते हैं जी, क्या बताती है, प्राइस डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस divided by percentage change, quantity demanded divided by the percentage change in price, demand divided by the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price। देखो जी, इन्होंने क्या किया है, बोल रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन एक्स परसेंटेज चेंज, ये जो है ना परसेंटेज चेंज, इसको ऐसे लिख दिया सेंटेंस में परसेंटेज चेंज, तो इसके जस्ट बात तो आ जाएगा प्राइस, नहीं, और ऊपर क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो बोल रहा है कि जी प्राइस इलास्टिसिटी इज नथिंग एल्स बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्यू ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3। इन्होंने जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसी को एक तरह से बस थोड़ा सा सेंटेंस में या शब्दों में घुमा के पूछ लिया, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक तरह से इलास्टिसिटी क्या होता है वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन 2020, इफ इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 एंड सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी आल्सो इक्वल टू 1 देन द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर गुड इज व्हाट। यदि आय लोच 1 है, प्रतिशत लोच भी 1 है, देखो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमने 2 स्लाइड पहले डिस्कस किया था, 2 स्लाइड पहले ये डिस्कस किया था कि अगर एक वस्तु का इनकम इलास्टिसिटी और उसकी सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी और उसकी का जो वेटेड जो समेशन है वो क्या हो जाएगा जी, ईपी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ई आई को 1 रख रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, ई एस को भी 1 रख रहा है, तो इनका जो सम है वो एक ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, सेम एग्जाम, इन द गिवन डायग्राम द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट आर इज व्हाट। दिए गए रेखा चित्र में आर बिंदु पर आय की लोच क्या है ये बताइए। तो इसके लिए गार्डिंग हमने जो है ये देखो, एक चीज का ध्यान रखना, जब एंजिल कर्व शेप में होता है ना, तो उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको उसकी लोच निकालनी है इनकम इलास्टिसिटी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, वो जहां टच करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो एंजिल कर्व का जो एंजिल कर्व से जो इनकम इलास्टिसिटी है वो सेम वैसे ही बिहेव करती है जैसे सप्लाई कर्व। कैसे कोरिलेट करती है, जैसे सप्लाई कर्व अगर यहाँ से निकल रहा है मूल बिंदु से, तो क्या हो जाता है जी, इलास्टिसिटी सप्लाई 1 हो जाती है। लेकिन अगर वो यहां से निकल रहा है, ठीक है, तो अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया तब तो क्या हो जाता है ये, अरे इलास्टिसिटी पूर्ति की लोच क्या हो गया यार, उसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे प्राइस में चेंज हो नहीं रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है,
तो इनफाइनाइट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना हॉरिजॉन्टल और ये जो ओरिजिन से निकल रहे इसके बीच वाले जितने भी सप्लाई कर्व रहेंगे जो यहाँ से निकलेंगे वो क्या रहेंगे, एक से बड़े इनफाइनाइट से छोटे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से यहाँ पे निकलेगा वर्टिकल वो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, और ये 1 रहता है और ये इनफाइनाइट रहता है। सप्लाई कर्व में बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो है 1 to इनफाइनाइट और ये 0 to 1 ये रहेगा, यहाँ से जो भी सप्लाई कर्व निकलेगा। वैसे ही ना एंजिल कर्व में होता है। एंजिल कर्व जैसे अब आपने टेंजेंट लिया तो इस एक्स पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक से बड़ा अनंत से छोटा, ये वाला पर्टिकुलर। और अगर ये इसका यहां से टच करता तो क्या हो जाता, ये 0 और 1 के बीच में इक्वल टू 1 तब आता जब ये जो है टेंजेंट पॉइंट यहां से निकलता, ठीक है। ग्रेटर देन 1 कब होता, जब ग्रेटर देन 1 ही है ये, यहां से यहां पे अगर टच कर रहा है एंजिल कर्व एक्स एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस को, तो हो जाता है 1 से अधिक। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो हमने क्या समझा कि जो पूर्ति की जो लोच है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो और एंजिल कर्व जो लोच की जो बात करेंगे तो बिल्कुल सेम तरह से बिहेव करेंगे, बिकॉज उनका जो फॉर्मूला है वो उस हिसाब से बना हुआ है। ये देखो एंजिल कर्व का स्ट्रेट लाइन है और यहां से निकल रहा है तो 1 हो जाएगा, उस तरफ है तो ग्रेटर देन 1, इस तरफ अगर टच कर रहा है, देखो यहाँ पे इसने टच किया वाई एक्सिस को, ठीक है। तो वाई एक्सिस को टच किया है, कुछ भी शेप रहे, अगर हॉरिजॉन्टल ही हो गया तब तो अनंत हो जाएगा। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत भी स्लोप है तो क्या हो जाएगा जी, इनके बीच में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 136। व्हेन द प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर ए गुड स्लोप्स डाउनवर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जब एक वस्तु के लिए कीमत उपभोग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ है तो मांग की कीमत लोच क्या। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और इसके आसपास के भी कई सारे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो या तो आप इसको समझ लो या थोड़ा कोरिलेट सा कर लो। एक बार यहां देखते हैं फिर हम आंसर करते हैं। तो इन्होंने जो एक चीज ध्यान रखना, जब पीसीसी कर्व जो है ना वो उसमें एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है और वो कैसे बनता है, वो एक चीज हमें देखनी है बस। तो पीसीसी क्या होता है, जब हम लोग प्राइस, जैसे यहाँ पे ये पीसीसी कैसे इन्होंने बनाया हुआ है, प्राइस ऑफ एक्स गुड को जो है हम लोग कम करते गए, ठीक है, और प्राइस ऑफ वाई जो था वो वही क्यों ही रखते गए, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे और कम करते गए ना, 3 बार कम किया तो ये L1 L2 और L3 पे इसने जो है टच किया एक्स एक्सिस पे बजट लाइन ने। तो जो 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 कॉम्बिनेशन आ रहा था इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का, क्यू आर एंड एस, ये जो है क्यू आर एंड एस, एक सेकेंड, टक टक, क्यू आर एंड एस, इनको जब मिलाया तो हमें मिल गया पीसीसी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डाउनवर्ड पूछ रहा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड वैसे बोलता क्या है, मान लो हम लोग जब Q से R पे आ रहे हैं, ये डाउनवर्ड आ रहे हैं, इसका ये मीनिंग हुआ कि जब L1 से हम L2 पे गए, बोले तो जब X वस्तु की कीमत में कमी हुई तो उससे हमने यहाँ पे 2 चीजें देखी। Q से R पे आने पे, Q से R पे जब हम आ रहे हैं तो हमने क्या नोटिस किया, प्राइस ऑफ एक्स गुड कम हुई है तभी हमने मूव किया है। हुआ क्या है कि N1 से N2 पे जब हम आए तो मतलब Y जो है, Y का जो कंजम्पशन है वो कम हुआ है यहाँ पे, और साथ ही साथ X का जो है ये कितना हुआ है, वैसे मैं लिख भी देता हूँ, N1 से N2, और साथ ही साथ एक चीज और, एक घटना और घटी है, X वस्तु जो है उसका बढ़ा है। लेकिन ये सेम चीज अगर आप यहां पे देखोगे ना तो L1 से L2 पे जब क्यों हुआ है, क्योंकि हमने प्राइस ऑफ एक्स कम करी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या नोटिस किया, इसमें ब्लैक ले लेता हूं यार, चलेगा रेड, हाँ, इसमें हमने है ना Q से जब R पे मूव किया हमने तो क्या नोटिस किया कि प्राइस ऑफ एक्स कम हुई तब हमने ये मूवमेंट किया, और इसके 2 परिणाम देखे हमने कि जो क्वांटिटी ऑफ वाई है वो तो चेंज ही नहीं हो रही,
वो तो स्थिर है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो सिर्फ बढ़ी है। तो जितना एडिशनल पैसा हमारे पास हाथ में आ रहा था प्राइस कम होने से, हमारा एक तरह से बजट जो है बढ़ रहा था नॉमिनल, वो पूरा का पूरा पैसा हमने किस पे लगा दिया, एक्स वस्तु पे ही लगा दिया। क्यों हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वाले डायग्राम में पर्टिकुलरली वाई गुड्स में तो चेंज ही नहीं किया इसने, कंज्यूमर ने, और पहले भी जो पूरी इनकम थी वो खर्च ही कर रहा था क्यू पे, आर पे भी पूरी खर्च कर रहा है। तो हमने पिछले डायग्राम्स में ये देखा कि एक्सपेंडिचर के बेसिस पे या फिर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला था वो इस पे आएगा, क्या बोलते हैं, जब पीसीसी हॉरिजॉन्टल जब होगी तो लोच क्या आएगी, 1 आएगी। ये आपको याद रखना है, समझ के याद रखना है, क्योंकि हमारा पूरा खर्च हो रहा है। और अच्छा, जो पहला वाला डायग्राम है वो क्या बोलता है कि आपका देखो प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ है तो आपका ऑब्वियसली इसका क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ा है, बट आपने वो भी कंप्रोमाइज किया है। कह रहे कि वाई थोड़ा कम कर देते हैं, उधर से भी पैसा बचा लिया आपने। मतलब आप ज्यादा इच्छा है आपकी, या फिर ज्यादा इंक्लाइन है, या फिर ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, या फिर ज्यादा सेंसिटिव है आप प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पॉन्स में कि यार खूब सारी एक्स खरीद लेते हैं। तो ये होता तो नॉर्मली किस में है, लग्जरी गुड्स या उस तरह की चीजों में होता है। जैसे ये वाला जो है अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब हम एक्स वस्तु की कीमत कम किया तो दो चीजें हुई इसके रिस्पॉन्स में, एक्स का भी हमने जो है कंजम्पशन बढ़ा दिया और वाई का भी बढ़ा दिया। ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो जो पैसा तो एक्स की वजह से एक्स्ट्रा बचा था आपके पास, बस आपने उसको 2 पे डाल दिया, वाई को भी कुछ खर्च कर लिया, कुछ एक्स पे भी खर्च कर लिया। क्योंकि ये होती हैं आवश्यकता वाली चीजें, है ना, नेसेसरी। ये दवाइयाँ ववाइयाँ हैं मान लो, तो आपको जो लिमिटेड डोज लेना है उतना ही चाहिए, अननेसेसरी एक्स्ट्रा का क्या करेंगे। तो ये जो अपर स्लोपिंग वाला जो है वो बताता है लोच लेस देन 1, कम लोचदार या जरूरत वाली चीजें, आवश्यकता वाली चीजें, ठीक है। वो जो है एक तरह से लग्जरी वाली चीजों को बता देगा कि यार इसमें एक्स गुड्स जो है लग्जरी टाइप में है। क्यों, क्योंकि एक्स की जब कीमत कम हुई तो हमने वाई का भी कंजम्पशन कम कर दिया, वाई का भी कंजम्पशन कम कर दिया। तो जो क्वेश्चन जो था पिछला, नीचे की ओर गिरता हुआ जो है, नीचे की ओर गिरता हुआ जो है, तो उसका लोच क्या हो जाएगी, मोर देन 1, जो कि एक तरह से आपको लग्जरी गुड्स की तरफ थोड़ा सा इशारा करती है। हॉरिजॉन्टल पीसीसी है तो लोच क्या रहेगी जी, 1 रहेगी, वही जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है। तो इससे ना पीसीसी से कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अगर पीसीसी हॉरिजॉन्टल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड कर्व है उसका शेप कैसा होगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, कह सकते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 137। फॉर ए नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द प्राइस इलास्टिसिटी एट वाई एक्सिस, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ही था, वाई एक्स पर कीमत लोच, ये वाई एक्स हो गया जी, ये एक्स, ये तो रिपीट ही हो गया क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है जी लोअर पोर्शन बटे अपर पोर्शन। तो यहाँ के से अपर तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे 0 हो जाएगा, लोअर समथिंग है तो हो जाएगा अनंत, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो अनंत कैसे आया, लोअर बटे अपर वाले पोर्शन से फॉर्मूला लगा के देख लिया तो 0 आ गया। चूंकि डी पॉइंट के ऊपर अगर आप लोच को कैलकुलेट करना है तो आप देखो कि लोअर बटे अपर की जब बात चलती है तो लोअर तो आ जाएगा कंप्लीट एक्स और अपर पोर्शन है वो 0 हो जाएगा, तो इस तरह से अनंत हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पूछ ले क्वांटिटी एक्स पे तो क्या रहेगा लोच, यहाँ पे लोअर पोर्शन यहाँ पे 0 है ना, डी से नीचे तो डिमांड कर का कोई हिस्सा है ही नहीं, तो नीचे 0 ऊपर समथिंग, ये क्या हो जाएगा, लोअर ऊपर लिखना है ना लोअर वाले को, तो लोअर 0 और नीचे अपर पोर्शन, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे ना तो लिख भी रखा है, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, या आप एग्जाम हॉल में भी जो है करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड, ऑडियो वीडियो क्लियर,
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन हायर प्राइस इलास्टिसिटी, निम्न में से किसके कारण मांग की कीमत लोच अधिक लोचदार होगी? मोर सब्सटीट्यूट, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर्ड, लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर, द गुड इज मोर ऑफ ए नेसेसिटी। देखो नेसेसिटी वाली जो चीज है ना वो कम लोचदार होती है। मान लो डेंगू का जो दवा है वो सस्ती अगर होगी तो क्या आप ज़्यादा खाओगे? नहीं, जितनी ज़रूरत उतनी खाओगे। जैसे आटे में नमक जो डालते हैं, अगर वो सस्ता हो गया तो क्या ज़्यादा खाओगे? या महंगा हो गया तो कम डाल दोगे? नहीं, उतना ही रखोगे जितना आपको टेस्ट के हिसाब से चाहिए। ओके, तो वो नेसेसरी वाली चीज़ें हो गई, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है। शॉर्ट पीरियड में भी जो है ना लोच कम ही होती है एक्चुअली, पता है, क्योंकि पैसा भी नहीं होता है ना। लॉन्ग पीरियड में लोच ज़्यादा होती है, शॉर्ट पीरियड में कम होती है। लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर, इसका तो मांग से क्या ही रिलेशन करें। मोर सब्सिट्यूट, हाँ देखो जब ज़्यादा सब्सिट्यूट होते हैं ना तो उसकी लोच हाई होती है। ठीक है भाई, इसका आप इसको जैसे महंगा कर दोगे आप तो उसकी हम लोग इसको जीरो कर देंगे, उसके सब्सिट्यूट ले लेंगे। अगर ये सस्ता हो गया तो दूसरों को जीरो कर देंगे, इसको जो है इसको इसका बढ़ा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये पहला वाला। बेसिक क्वेश्चन है यार, इसको क्या ही डिस्कस करें ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल लेक्चर 2022 जो रिसेंटली हुआ है उसका क्वेश्चन है क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय स्मॉलर परसेंटेज देन डज प्राइस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होगी? मांग की गई मात्रा की तुलना में कम परसेंट तो मांग की लोच क्या होगी? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो Q का जो परसेंटेज चेंज है वो स्मॉलर है कीमत की तुलना में। तो फॉर्मूला तो यही होता है, नीचे आ जाएगा परसेंटेज चेंज प्राइस, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी। तो बोल रहा है कि ये कोई छोटा है, क्वांटिटी वाला छोटा है और ये बड़ा है, तो ये इसका जब भाग देंगे ना छोटी संख्या में बड़ी संख्या का तो लेस देन 1 आ जाएगा। तो देख लो किधर है, क्या है, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? बेलोचदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 146 ऑफ द स्कूल लेक्चर 2022, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम, अन्य बातें समान रहने पर, सिट्रस पेरबस लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट व्हाट। ये सिंपल डेफिनेशन पूछना है कि भाई सप्लाई या पूर्ति वक्र क्या होता है या पूर्ति का नियम क्या होता है। जैसे मांग का नियम होता है ना कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग मात्रा में और कीमत में विपरीत संबंध होता है ना, वैसे ही जो है ये पूछ रहे हैं सप्लाई में क्या होता है। तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन, ये नहीं पॉजिटिव रिलेशन होता है ना सप्लाई में, तो SS ये क्वांटिटी सप्लाइड और ये शायद प्राइस, तो ये 0। तो पॉजिटिव रिलेशन कहाँ है देख लो, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्राइस एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज। तो हाँ, बढ़ने पे बढ़ रहा है और घटने पे घट रहा है, एक तरह से रिलेशन पॉजिटिव है। तो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं, ये गलत हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज ये नेगेटिव रिलेशन हो गया, ये डिमांड कर्व में होता है। कांस्टेंट नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं।